नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। और आज के हमारे शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, साथ ही एंजल इन्वेस्टर हैं। उनका नाम है मंदार जोशी। और आपको बता दें कि गुड न्यूज़ टुडे पर हमारा एक शो जाता है हॉर्सेस टेबल, उसमें भी ये इन्वेस्टर हैं। और उनके बारे में आपको बता दें, अभी हाल ही में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 7.8 करोड़ का। और इस बिजनेस के बारे में भी जानेंगे और मंदार जी से मुलाकात करेंगे। मंदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मंदार जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपने अभी जो हालिया इन्वेस्टमेंट किया है 7.8 करोड़ का, इस बिजनेस के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इस बिजनेस के बारे में हमने सुना है कि ये मेगो पे नाम से ये बिजनेस है और ये बायोमेट्रिक सिस्टम और माइक्रो पेमेंट से रिलेटेड है। इस बिजनेस के बारे में बताएं और इसमें आपने क्या फ्यूचर देखा जिसके कारण आपको लगा कि इतना इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत सही होगा इसके लिए। तो मैडम, क्या होता है कि फिनटेक का मार्केट इंडिया में लास्ट 4-5 साल में बहुत उभर के सामने आया है। पेटीएम और भारत पे और कई ऐसी कंपनियां हैं जो $1 बिलियन, जो हम यूनिकॉर्न बोलते हैं स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में, तो यूनिकॉर्न बन गई है। कई ने $10 बिलियन के ज्यादा वैल्यूएशन हासिल किया है। अभी मीगोपे में क्या है कि इट इज नॉट ओनली बायोमेट्रिक, तो वो एक जो मैं समझता हूं कि एक वो सुपरमार्केट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज करना चाहते हैं। जैसे आप फॉरेन रेमिटेंसेस करते हो, डोमेस्टिक रेमिटेंसेस करते हो, एटीएम से कैश निकालते हो, डिपॉजिट भी करते हो, सही है, ट्रैवल बुकिंग आप ऑनलाइन करते हो, बाकी कई सारी चीजें करते हो। तो इसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने अंडर वन प्लेटफॉर्म, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ लाने की कोशिश की है। मीगो पे उनका कंपनी है इंडिया में, उनकी सिंगापुर में भी एक कंपनी है, मीगो रेमिट के नाम से वो ब्रांड जाता है, और उनकी एम्स्टरडेम में भी एक कंपनी है। तो ये पूरा ग्रुप है, ये खाली इंडिया की कंपनी है नहीं। और ये मेरे ख्याल से एक अगला पड़ाव होगा, जैसे फिनटेक की डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए। और जो ऑलरेडी फिनटेक कैपेबिलिटीज है अभी इंडिया में, उसको फाउंडेशन बना के उन्होंने ये सुपरमार्केट जैसी कॉन्सेप्ट डेवलप की है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत सबको होती है, और हमने कई सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, वो कंपनियां ग्रो भी की है। फिनटेक का मार्केट में अच्छी तरह से जानता हूं, और तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगा शो पे, और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। जी जी, ये सैम और पंकज का आइडिया था, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि काम कर रहे हैं, उससे कितना आप इसको कंपटीशन मानते हैं और उनसे इनको कितना कंपटीशन मिलेगा? तो कैसे है कि मीगो पे 17-18 सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, तो हर एक सर्विस के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। तो अगर आपने ले लिया फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, तो उसके लिए काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस वाला प्लेटफॉर्म है, वो ट्रैवल सर्विसेज बुक नहीं करता है। जो ट्रैवल सर्विसेज वाला है, वो आपको पॉकेट एटीएम जैसी या कैश निकालने जैसी सुविधा नहीं देता है। जो एटीएम है उसमें आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इंडिविजुअल सर्विस लाइंस में इनके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की तारीख में हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है जो सारी 17-18 सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, जो प्रोवाइड करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जी, मतलब है एक तरह से ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है और इसमें काफी आप पोटेंशियल देखते हैं। आपने इस शो में हमने सुना था, आपने बात की थी कि आप इनके बिजनेस के एक्सपेंशन में भी इनकी मदद करेंगे। आपने बताया था कि मिडिल ईस्ट में आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में शायद वो अभी मतलब लाइक अपने आप को बढ़ा नहीं पाए, तो आप मिडिल ईस्ट पर फोकस करने में उनकी मदद करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा और भी किन किन देशों में इसका स्कोप हो सकता है, और उसके स्कोप के बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। इस तरह के अगर बिजनेस अगर कोई की शुरुआत करना चाहता है, तो कौन कौन से ऐसे देश हो सकते हैं जो उनके लिए एक मतलब बहुत अच्छा सा लोकेशन हो सकता है जहाँ जिसको वो ट्रैप कर सके? मैडम, मैं लास्ट 10 साल से दुबई में रहता हूं, और हमारी जो कंपनी है एम स्ट्रैटेजी ग्लोबल, हमारा दुबई हेडक्वार्टर्स है, लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया में,
इजिप्ट में, बहरीन में काफी अच्छे ऑपरेशंस है। हमारे काफी क्लाइंट्स अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट रीजन में है, जीसीसी कंट्रीज में है। तो मैं ये मानता हूं कि मीगो पे या ऐसे प्रोडक्ट की एप्लीकेबिलिटी हर उस कंट्री में है जिसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलते हैं, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज होंगे या अमेरिका होगा या चाइना होगा, वहां पे शायद ये सर्विसेज ऑलरेडी कोई प्रोवाइड कर रहा हो। लेकिन जैसे एशिया में काफी सारे देश है, या फिर अफ्रीका में काफी सारे देश है, या मिडिल ईस्ट में जो अरेबिक रीजन है वहां पे काफी सारे देश है जो डेवलप कर रहे हैं। कुछ अंडर डेवलप्ड है, कुछ बहुत फास्ट डेवलप कर रहे हैं। उस सारी देशों में इनकी जरूरत है ऐसे सर्विसेज की। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मैं मेरे खुद के या मेरे पार्टनर्स के सपोर्ट के और आधार से ये जो जीसीसी मार्केट है, जो 6 कंट्रीज हम बोलते हैं जीसीसी में आती हैं, इसके अलावा इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये सूडान, ये सारे मार्केट में मैं खुद के बिजनेस कनेक्शंस पे मीगो पे की ग्रोथ करवा दूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है आज जी। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में, किसी तरह के स्टार्टअप में, तो आपके मतलब आप मन में किन किन क्राइटेरियाज को दिमाग में रखते हैं कि अगर इन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल हो सकता है? हम इसलिए ये जानना चाहते हैं ताकि वैसे जो नए युवा हैं या जो नए इंडिविजुअल हैं जो स्टार्टअप के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने बिजनेस को किस तरीके से इतना स्ट्रांग बनाए ताकि आपके जैसे और भी इन्वेस्टर्स उनके पास आए। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हर एक एंजल इन्वेस्टर के या हर एक वेंचर कैपिटल फंड के अपने अपने क्राइटेरियाज रहते हैं। जो क्राइटेरियाज मैं देखता हूं या जो क्राइटेरियाज मैं टॉप प्रायोरिटी पे देखता हूं, वो एक तो स्टार्टअप फाउंडर है। जो फाउंडिंग टीम होती है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बिजनेस मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स जो होते हैं, फाउंडर्स या को फाउंडर्स, फाउंडिंग टीम होती है, उनका जज्बा, उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है खुद के बिजनेस के बारे में, वो कितना जानते हैं खुद का मार्केट। अगर आप मीगो पे बोलते हो तो जिस तरह से उन्होंने पिच की, उनको बहुत सही से मालूम है कि इंडिया का फिनटेक मार्केट कहाँ जा रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, मार्केट की कैपेबिलिटीज आज क्या नहीं है जो हम ला सकते हैं। तो एक तो फाउंडिंग टीम हो गई, और दूसरा हर एक चीज का एक समय होता है। तो कोई भी चीज 5-10 साल पहले आए समय के या 5-10 साल बाद में आए तो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो एक वो टाइमिंग जो बोलते हैं या समय की बात होती है, जो टाइम स्लॉट होता है, वहां पे अगर वो आए आइडिया तो वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल होती है। तो मेरे ख्याल से मैं 2 चीजें देखता हूं। एक तो फाउंडर क्या लेके आता है, कितना खुद रिसर्च किया है, कितना कुछ एनालिसिस किया है, कितना कॉन्फिडेंस उसको खुद के स्टार्टअप पे है, क्या एटीट्यूड, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से वो आगे बढ़ना चाहता है, और उसकी टाइमिंग आज की तारीख में सही है या नहीं। ये 2 चीजें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिजनेस मॉडल आ गया, उनका फाइनेंशियल प्लान आ गया, उनका मार्केट कितना बड़ा है, वो कितना स्केलेबल कर सकते हैं उसके स्टार्टअप को, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन मेरे लिए ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग और फाउंडिंग टीम की कैपेबिलिटी। जी मंदार जी, जिस तरीके से पिछले 2 सालों से कोविड के दौरान हमने देखा है कि एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है या एटीट्यूड है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसे में जो नए इंडिविजुअल्स हैं जो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, अभी तो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की या एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की शुरुआत है। अभी बहुत आगे हमको जाना है। जैसे हमने शो में देखा, हॉर्सेस टेबल जो जीता वही सिकंदर, जो हमारा शो है, उससे मुझे ये लगता है कि स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम घर घर में पहुंच गई है। तो मुझे कोई पूछ रहा था कि आपको क्या बेनिफिट हुआ हॉर्सेस टेबल शो प्रोड्यूस करके या शो में पार्टिसिपेट करके, तो मैं ये बोलता हूं, मैं ये 5-6 साल से जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरी खुद की माँ मुझे बोलती है कि मंदार तुम करते क्या हो एग्जैक्टली। अभी वो हमारा शो टीवी पे देखती है और अभी ये सवाल नहीं पूछती है तुम करते क्या हो, क्योंकि अभी उसको समझ में आ गया कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूं, घर में पैसा कहाँ से आता है, रोजी रोटी कैसे चलती है। तो अभी उसको समझ में आ गया। तो ये खूबी है कि हर स्टूडेंट, हर स्कूल का स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, हर हाउस मेकर, हर वो एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट में काम करता है, गवर्नमेंट काम करता है,
उनमें सारों में कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप का कल्चर अभी ग्रो हो रहा है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप करेंगे तो वहां पे एक इन्वेस्टर इकोसिस्टम है जो अपने को हेल्प करेंगे, अपनी हमको फंडिंग देंगे, हमको हेल्प करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है अभी तो हम क्या बोलते हैं, बहुत ही शुरुआत है। अभी तो वो सीन है कि यहां से हम अभी जंप करेंगे, तो वो मुकाम पे हम अभी पहुंच गए। जी, आप अंत में हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ताकि अगर वो किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें और आगे अपनी इस जर्नी को बढ़ा सके? एक तो आप अकेले हो तो आप देख लो, अगर आपके अभी ये आपका जो स्टार्टअप है उसमें आपको एक को फाउंडर की जरूरत है या नहीं है, शायद 2 को फाउंडर्स की जरूरत है, शायद आप अकेले कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी, जो लोग आपकी जर्नी में बहुत पहले से जुड़े होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाके जब आप ग्रो करोगे और बड़े बिजनेसमैन बनोगे वो तो लोग आएंगे ही आपके साथ, लेकिन जो पहले 2, 3 या 5 लोग होते हैं जो शुरू से जुड़े रहते हैं आपके साथ, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस या फेल्यूर डिसाइड करने में, ना कि अकेले आप। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये है कि जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो शुरू करने से पहले आप उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलो, वो लोग जो इंडस्ट्री में वेटरन है या एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करो कि मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये सही आइडिया है नहीं है, ये पैसे कमाने का जो हम रेवेन्यू मॉडल बोलते हैं, जो रेवेन्यू मॉडल सही है या नहीं है, ये आप पहले जाके बात करो उनसे, उनकी राय ले लो। उनकी राय के ऊपर आप खुद का रिसर्च करो, आप खुद का एनालिसिस करो, और एक बार आप खुद कन्विंस हो गए कि यही सही है, यहाँ पे मैं अगले कुछ साल मेरे लाइफ के देना चाहता हूँ, मेरे जिंदगी के देना चाहता हूँ, और ये कुछ आइडिया बहुत आगे जाके बड़ा बिजनेस बन सकता है, तो फिर मैं बोलता हूँ कूद पड़ो। जी जी, रिसर्च, एनालिसिस और रेवेन्यू मॉडल के साथ ही एप्लीकेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है, और इन सभी चीज़ों के साथ मेंटरशिप और आपके जैसे जो भी बिजनेस सेगमेंट में इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं और उन्हें गाइड करने का एक जज्बा रखते हैं, उन लोगों का साथ भी इन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपने इतना वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारियाँ दी, उन्हें बताया कि किस तरीके से वो स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंदार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। बीच तक बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच।